नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी राजनीति बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। आपको हम बताते चले कि पहले दशहरा रैली, दिवाली के कार्यक्रमों को लेकर ये जो अभी सियासत थी वो गर्माई हुई थी, और अब शिवसेना को लेकर, बीएमसी चुनाव को लेकर और जो अंधेरीपुर में उपचुनाव हुए थे उसको लेकर अभी महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार 29 नवंबर को जो बड़ी कार्रवाई होनी है, बड़ी सुनवाई होनी है, उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। क्या उद्धव ठाकरे की जीत होगी या फिर एकनाथ शिंदे की जीत होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से पिछली बार कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी थी एकनाथ शिंदे के खिलाफ, इस बार कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि बीएमसी चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है कि उन्हीं की जीत होगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और सबसे आखिरी बात है अंधेरीपुर में जो उपचुनाव हुए थे उस चीज को लेकर हम आपको बताते चले। ऋतुजा लटके की शानदार जीत हुई है और उसके बाद अब महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथी अबरार से कुछ सवाल करूंगी और उनसे मैं जानूंगी कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये घमासान कब इस पर विराम लगने वाला है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि शिवसेना यानी कि 29 नवंबर को बड़ी सुनवाई होनी है, आपके हिसाब से किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार हो सकती है? देखिए, इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा है, उनके वकील कपिल सिब्बल के द्वारा जो पक्ष रखा गया, उससे यही लगता है कि दरअसल इस पूरे मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट भी गंभीरता से सुनवाई कर रहा था। और यही वजह है कि उन्होंने पहले शुरुआती दिनों में ही इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जो है संवैधानिक पीठ को इस मामले को सौंपा था। और तब उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला जो आगे बढ़ता नजर आया। अगर 29 तारीख की बात की जाए तो ऐसा कहना तो बिल्कुल जो एक तरीके से दुरुस्त नहीं होगा कि फैसला किसके पक्ष में आ सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि अब तक जो दलीलें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, उससे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे गुट की जो यहाँ पर दलीलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही थी। और उस दृष्टिकोण से समझे और कहने की कोशिश करें तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की जो है मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी आने वाले समय। देखिए, और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर जो बड़े आरोप लगाए थे कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के चुनाव आयोग ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला लिया, तो लिया कैसे? आपको मैं बताती चलती हूं कि चुनाव आयोग ने अपना नया सिंबल और अपनी पार्टी का नया नाम ये चीज करने के लिए दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही दलों को ये इस चीज के आदेश दे दिए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और उन्होंने चुनाव आयोग पर अपने गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से कहा गया कि बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई के इतना बड़ा फैसला आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से क्यों लिया गया। तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग ने ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? देखिए, चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले को सुनने के बाद ही फैसला लिया। हाँ, एक बात सच है कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं इस फैसले से निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि लगभग 60-70 साल पुराने उस चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को फिर उसी सिरे से खड़ा कर पाना एक बड़ी चुनौती थी। और साथ ही आपको बताऊँ कि जो तमाम आरोप लगाए गए थे उद्धव ठाकरे के वकील के द्वारा 4 पन्नों का पत्र लिखा गया था चुनाव आयोग को, और कई तरीके की बातों का जिक्र किया गया था। ये भी मांग की गई थी कि दरअसल जो है एकनाथ शिंदे को जो है एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पर आरोप लगाए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर आरोप थे, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस मामले पर कोई जो है जवाब नहीं आया था। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह डाली थी कि अनुचित तरीके से जो है एकनाथ शिंदे गुट को बढ़ावा देने का जो प्रयास है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी असंवैधानिक जो है एक तरीके से संस्था के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। लेकिन जो है चुनाव आयोग ने भी इस मामले को ज़्यादा जो है संज्ञान में नहीं लिया और इस मामले पर कोई जवाब भी उनका देखने को नहीं मिला। तो देखिए, अब तीसरा सवाल मेरा आपसे बीएमसी चुनाव को लेकर है। बीएमसी पर 1.5 दशकों से भी ज्यादा शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है और अभी भी उद्धव ठाकरे लगातार यही दावे कर रहे हैं कि अगर आज ही बीएमसी चुनाव हो जाए तो आज भी उन्हीं की जीत होगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, तब महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दौरा किया था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार बीएमसी चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ही अपना कब्जा करेगी। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे या फिर भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, उद्धव ठाकरे इस बार काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से घिरे हुए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी दोनों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले चुनाव की तुलना में अगर बात करें तो उस समय एकनाथ शिंदे भी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा थी। तो ऐसे में इस बार के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी के ऊपर जो एक बड़ा वार किया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं पार्टी तो कमज़ोर हुई है। लेकिन उसके साथ ही बड़ी बात जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट ये है कि अभी भी उनके साथ वो तमाम विधायक जो बने हुए हैं वो लगभग मुंबई से ही आते हैं और बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई की जनता ही अपने मतों का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर जनता उसी मजबूती के साथ शिवसेना के साथ बनी हुई है अभी भी, हालांकि चुनाव के नतीजों से ऐसा लगा भी है, उपचुनाव में जिस तरीके से ऋतुजा लटके को भारी बहुमत से जीत मिली है, हालांकि उस समय विपक्ष की तरफ से कोई मजबूत जो चेहरा है वो खड़ा नहीं था चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीत कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का पक्ष भले ही मजबूत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो सीटों का जो एक आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा नहीं है, मात्र 2-3 सीटों की जो है यहाँ पर आगे पीछे की बात है। तो बीजेपी अगर किसी बड़ी रणनीति के तहत काम करे, एकनाथ शिंदे कोई बड़ी बाजी मार जाए, तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे का जो 30 साल की आप बादशाह कह सकते हैं वो बीएमसी से भी ख़त्म होती नजर आएगी। तो देखिए, अबरार ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें आने वाले वक्त में कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे के दोनों हाथ खाली है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की मुश्किलों पर विराम कब लगेगा और कैसे लगेगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो 2 सबसे बड़ी खबरें आई महाराष्ट्र से वो यही आई कि आज संजय राउत को जमानत मिल गई है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। इस पर भी मैं अबरार से सवाल करूंगी, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे के जितने भी बागी विधायक है, 50 बागी विधायकों ने आदित्य ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। तो जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है वो आखिरकार कब खत्म होगी, इस पर भी मैं अबरार से जानना चाहूँगी। देखिए, अभी जो तमाम बागी विधायकों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं गंभीर है और इन आरोपों में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार को भी नहीं छोड़ा गया है, सुप्रिया सुले, अजित पवार जैसे बड़े जो है नाम वो भी शामिल है ऐसे में। तो देखने वाली बात यह है कि और यहाँ पर आप देखिए कि शरद पवार जब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के उस डिनर पार्टी में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि तमाम जो है जो एक तरीके से आप कहते हैं कि राजनीतिक जो क्लैश है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अभी भी उसी तरीके की तमाम जो है बंदिशें नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि इस बड़े जो है मांग के जरिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि अभी भी एकनाथ शिंदे का गुट उसी तरीके से शरद पवार से भी नफरत करता है और यही वजह रही कि उन्होंने जो है सुप्रिया सुले, अजित पवार, आदित्य ठाकरे जैसे तमाम बड़े चेहरों का नाम जो इसमें शामिल किया। और इस मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है क्योंकि इस मामले में गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। तो देखिए, अबरार ने बहुत ही विस्तार से मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आने वाले वक्त में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति क्या मोड़ लेती है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। उसके बाद देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति बदलती है और क्या कुछ मायने यहाँ पर निकाले जाएंगे। क्योंकि हम आपको बताते चले कि शरद पवार के नाम पर अभी अटकलें लग रही कि शायद शरद पवार भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के नाम पर मोहर लग चुकी है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन कौन से वरिष्ठ नेता, आखिरकार कौन कौन से कांग्रेस के या फिर हम आपको बता दें एनसीपी के या फिर उद्धव ठाकरे गुट के कौन कौन बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से गरमाएगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।